जय हिंद। आप सभी का प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे, तो आज आप देखिएगा, जब पहले हमने क्लास में पढ़ा था उसी के मैंने कहा था कि आपको मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। तो सबसे पहले आप देखोगे हमने जनहित याचिकाओं की बात की थी। आप देखिएगा जनहित याचिका, और ये जो जनहित याचिकाएं थी उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो जो याचिका है उसमें आप देखोगे मैंने आपको एक एक चीज बताई थी और कुछ महत्वपूर्ण बात कराए भी थे। आज फिर उसी कड़ी में आप देखिएगा मैं आपको कुछ बात करा दूंगा। तो सबसे पहले जो प्रथम क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा विश्व में सर्वप्रथम किस देश में लोकहितवाद जनहित याचिका की कह रहा है कि उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि मैंने आप सभी को बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये जो उत्पत्ति हुई थी 1960। तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे कि कहा गया विश्व में सर्वप्रथम किस देश में लोकहितवाद या जनहित याचिका जो हुई उसका उत्पत्ति हुई। और मैंने कहा था कि जो जनहित याचिकाएं होती हैं वो किसके विरुद्ध जाती हैं, तो आप देखोगे समाज का शोषित जो वंचित तबका है उसके जो अधिकार होते हैं उनके लिए आप देखोगे न्यायालय में ऐसी चीजें दायर की जाती हैं। और आप देखोगे इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लोकहितवाद का अर्थ क्या होता है। बात समझें कि वो कह रहा है कि जो लोकहितवाद है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि अब आप ध्यान से देखेंगे, चार ऑप्शन है। एक कह रहे लोक या जन के विरुद्ध वाद। लोक या जन के विरुद्ध वाद, तो ऐसा तो होता नहीं है कि जनहित याचिका में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद नहीं बनता। जनता के कल्याण के लिए वाद, नंबर 2 कह रहा है। नंबर 3 कह रहा है सरकार द्वारा जनता, तो साफ साफ ये कह रहा है क्या, सरकार द्वारा जनता के विरुद्ध अधिकार, ये भी गलत बात कर रहा है। न्यायालय द्वारा जनता के लिए बात, तो यहां पर जो बात होगी वो भैया आपका ऑप्शन बी सही होगा। उसमें आप देखोगे जनता के कल्याण के लिए वाद होगा। तो आपका ये कौन सा हो गया, जनता के कल्याण के लिए वाद। आपका राइट आंसर है कि लोकहितवाद का अर्थ होता है जनता के कल्याण के लिए वाद। तो आप इस क्लास को शेयर करें, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं और हर शिफ्ट में आ रहे हैं, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन छांटे और उनको आपको कराने के लिए आ गए। तो अब आप देखिएगा कि यहां से बात समझे कि जनता के कल्याण के लिए जो जनहित याचिका होती है इसे ही तो हम कहते हैं PIL। तो आप देखोगे PIL कहो चाहे आप देखोगे जनहित याचिका कहो। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है भारत में लोकहितवाद की उत्पत्ति की बात कर रहा है कि भारत में लोकहितवाद की उत्पत्ति किस वर्ष हुई। तो भैया भारत में जो लोकहितवाद की उत्पत्ति हुई, तो यहां पर कह रहा है 1960। तो भैया 1960 में आप देखोगे, आपको अभी मैंने बताया सबसे पहले कहां पर हुआ, USA में हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद 1990, 1948 और 1980। तो भैया भारत में ऑप्शन डी आपका सही है। भारत में जो लोकहितवाद है जनहित याचिका है उसका जो उत्पत्ति हुई है भैया यहां पर हुई है 1980। और आप देखोगे वो न्यायमूर्ति जो है प्रणेता हैं जिन्हें हम कहते हैं TS ठाकुर। कौन से भैया, TS ठाकुर। तो ये आपसे कह सकता है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा भैया, TS ठाकुर। तो भारत में लोकहितवाद की जो उत्पत्ति हुई है वो 1980 में हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है कि भारत में लोकहितवाद की उत्पत्ति कब हुई है, तो 1980। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है भारत में किस न्यायाधीश को लोकहितवाद का प्रणेता कहा जाता है। यही तो बात मैंने भी कही कि भारत में किस न्यायाधीश को लोकहितवाद का प्रणेता कहा जाता है। तो भैया न्यायमूर्ति TS ठाकुर। कौन से भैया, TS ठाकुर। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया कि भारत में भैया इसके प्रणेता कौन है लोकहितवाद के, तो TS
ठाकुर है। ठीक है, आप देखिएगा भगवती जी भी कुछ ना कुछ कहेंगे, तो उनको देखते हैं। मैंने सारे बातों को शामिल किया है। तो आप देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, तो 4 हो गया। 4 के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, निम्न में से किस वाद में न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था पत्र के द्वारा भी उपचार प्राप्त कर सकता है, मगर न्यायालय की इस उदारता का अनुचित लाभ नहीं उठा सकता। साफ साफ समझिएगा कि वो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति पत्र के माध्यम से, जैसे मैंने तक कहा था, कोई भी एनजीओ अपनी बात पत्र के माध्यम से भी न्यायालय पहुंचा सकता है, पर इसका अनुचित लाभ नहीं उठाएगा, ये बात कही जा रही। तो अब आप देखोगे 3 मामले, शीला बड़से बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, सुनील बत्रा बनाम भारत संघ। अब आप देखोगे बात 6 नंबर की है। तो यहां पर आप देखोगे एसपी गुप्ता बनाम भैया भारत संघ के मामले में, किसमें? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। और ये जो इंदिरा साहनी का मामला है, इसमें न्यायालय ने दिया था कि जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं हो। आरक्षण कितने % से ज्यादा नहीं हो भैया? 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा आप देखिएगा इस बाद में ये बात कही गई, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तो भैया कि ये बात आ गया, इसका आंसर एसपी गुप्ता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो बढ़ते हैं, तो भैया आप देखिएगा कि फिर वही क्वेश्चन लग गया। तो आगे चलते हैं। तो 7 नंबर, निम्न में से किस न्यायाधीश ने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के बाद में निर्णय दिया कि न्यायालय तकनीकी या पीड़ित को उपचार प्रदान करने में बाधा नहीं बन सकती? तो भैया आपसे कहा गया कि निम्न में किस न्यायाधीश ने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के बाद में निर्णय दिया कि न्यायिक तकनीकी या पीड़ित को उपचार प्रदान करने में बाधा नहीं बन सकती? तो यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आप देखिएगा बाधा नहीं बन सकता, तो भैया नंबर है 7, और ये वाद है भैया आपका न्यायमूर्ति पीएन भगवती। कौन? न्यायमूर्ति पीएन भगवती। आपका आंसर लग गया ए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 4 एवं 5 का असंवैधानिक घोषित किया था? कि साफ साफ कह रहा है कि भैया कि जो आर्टिकल 368 है, तो भैया आर्टिकल 368 कहता क्या है, इसको समझते हैं। तो आर्टिकल 368 भाई आपकी जो बात करता है वो करता है संविधान संशोधन। किसकी बात करता है? संविधान संशोधन। तो यहां से बात याद रखिएगा, आर्टिकल 368 संविधान के संशोधन की बात करता है। और ये जो संविधान संशोधन है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और संविधान संशोधन के लिए है भाग भैया 20। सीधा याद करो कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 20। कौन सा? भाग 20। बात समझे कि भाग 20 में संविधान संशोधन है। क्या है भैया? भाग 20 में संविधान संशोधन है। और यहां पर आप देखिएगा ये जो बात करी गई वो कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। तो यही बात कह रहा है कि अब ये कह रहा है किस वाद में इसका जो 4 और 5 खंड है वो भैया असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो भैया ये वाद जो किया गया मिनर्वा मिल्स वाद में, किसमें किया गया भैया? ऑप्शन नंबर डी, मिनर्वा मिल्स वाद। और ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला वाद है, तो भैया ये आप देखिएगा 1973 में था। और इसमें आप देखिएगा जो प्रस्तावना है, कौन सा? प्रस्तावना को भैया संविधान का अंग माना गया। क्या किया गया? संविधान का अंग माना गया। और जब संविधान का अंग मान लिया गया, तो यहां से याद रखिएगा कि प्रस्तावना को किस वाद में संविधान का अंग माना गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद।
1973। इसमें आप देखिएगा काफी बड़ी बेंच बैठी थी, 13 सदस्यों की बेंच बैठी थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आप देखिएगा बहुमत से आया था, 66 के बाद से ये फैसला सुनाया गया था। ठीक है, तो ये बात हुई केशवानंद भारती। तो संविधान संशोधन का उल्लेख आर्टिकल 368 करता है। इसकी व्यवस्था संविधान में की गई भैया भाग 20 में। किसमें की गई? भाग 20 में की गई है। और भाग 20 में तो कर दी गई, पर लिया कहां गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से ली गई ये बात। और यहीं पर आप देखिएगा कि ये वाद कौन सा, इसका जो 4 और 5 खंड है, कौन सा? 4 और 5 जो है वो भैया कहां से लिया गया है? किसमें? तो मिनर्वा मिल्स का वाद था, उसमें उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और ये वाद भैया आपकी परीक्षा में छपने तय है आगामी और आगे वाली शिफ्टों में, तो आप इनको कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो जो अगला है, अगला भैया 9 नंबर कह रहा है निम्न में से किस मामले में, क्या बात कर रहा है? निम्न में से किस मामले में विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? भैया विधि को भैया क्या किया गया? आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। साफ साफ बात कह रहा है कि विधि को भैया क्या कर दिया गया? आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया। तो भैया यही तो वाद अभी पढ़ रहे थे, केशवानंद वाला। कौन सा? केशवानंद भारती। और ये वाद भैया आंसर नंबर 2। तो भैया आधारभूत ढांचा किसमें घोषित कर दिया गया? तो केशवानंद भारती वाद में। ठीक है, तो ये आपका 9 हो गया। ठीक, आप देखोगे आगे चलते हैं, तो आप देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले बात की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय, तो यहां से याद करिएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट यहां से याद करिएगा आर्टिकल नंबर 124। तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 124। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पर आप देखिएगा कि आपका कह रहा है कि न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन की सीमित शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के आधारभूत ढांचे हैं। तो साफ साफ कह रहा है कि जो शक्ति है, और आप देखोगे पुनरावलोकन की शक्ति है, वो भैया आधारभूत ढांचा है। तो यहां पर आप देखिएगा ये बात फिर आ गई आधारभूत ढांचे की। तो यहां पर आप देखोगे मिनर्वा मिल्स का वाद है, और इस वाद में ऐसी बात कही गई। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो आप देखोगे जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो मुझे लग रहे हैं कि आगे शिफ्ट में आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। ठीक, अगला बात करेंगे, तो जो अगला बात करेंगे तो यहीं पर आप देखिएगा कह रहा है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। तो कौन सा वाद है भाई? तो क्लास को करो शेयर, और भैया लाइक करो, और लाइक करो, आप देखोगे शेयर करो, कमेंट करो, और जो भी आपको क्लास से आगे चाहिए, जो छूट रहा हो वो कमेंट करें, मैं उसके वीडियो खट से ले आऊंगा आपके। ठीक है, तो आप देखिएगा केवल इस समय एसआई के ही लिए स्पेशल, क्योंकि मैंने कहा ऑफलाइन क्लास हैं, और जैसे ही हम बैच लेके आएंगे सारी समस्या खत्म, तो नियमित आपको प्रतिदिन लाइव मिलेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द ही है, 3 से 4 दिन के अंदर आपसे लाइव मुलाकात होने वाली है। ठीक है, तो इसकी बात कर लो कि किस मामले में भैया सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी की बात कर दी। और अब आप देखिएगा ये वाद भैया डीके बसु का मामला। कौन सा? तो ये आप देखोगे डीके बसु वाले मामले में क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने? भैया गिरफ्तारी के संबंध में, तो यही से याद रखिएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से भैया संरक्षण है, कुछ दशाओं में भैया गिरफ्तारी से संरक्षण है। तो आप देखोगे ये आप देखोगे आपका 22 आर्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो जब आगे बढ़ेंगे तो अगला किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, क्या बात कर रहा है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भैया
क्या होने वाला है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। क्या होता है? अंतर्गत आता है। तो 368 में तो संविधान संशोधन है, पर ये बात आप देखिएगा अलग कह रहा है। तो यहां पर आप देखोगे ये बात जो है वो भैया गोलकनाथ बनाम भारत का मामला है, गोलकनाथ का मामला है। अब यहीं पर आप देखिएगा एक क्वेश्चन और याद करें, जैसे आर्टिकल 13 आ गया। कौन सा? आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में क्या कह रहा है उसको समझो। तो आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों को, या कह दो मौलिक अधिकारों को, मूल अधिकारों को असंगत करने वाली, मूल अधिकारों को असंगत करने वाली विधियों का अल्पीकरण। ठीक है, आप बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 13, केशवानंद भारती के वाद में निम्न में से किसे संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था? साफ साफ कह रहे हैं केशवानंद भारती के वाद में निम्न में से किसे संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो ये बात आई आधारभूत ढांचे की। किसकी आ गई? आधारभूत ढांचा किसको घोषित कर दिया गया? आपको एक एक चीज आराम से समझा रहा हूं, बस आपको क्लास को करना है शेयर और आपको ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराना है भाई। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। तो हम कह सकते हैं भैया इसमें तो सारी बातें कह दी गई, इसमें तो क्या कह दी गई? सारी बातें कह दी गई। तो इसमें हम उपयुक्त सभी लगा देंगे। तो अब देखिएगा ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था वो 1973 में आया, और इसमें आप देखोगे बेरूबाड़ीवाद में कई बातों को आप देखोगे नकारा गया। 1960 में बेरूबाड़ीवाद में आप देखोगे एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना और यहां पर माना। यह है अंतर। तो यहां पर आप देखोगे जब माना तो यहीं पर आप देखोगे जो 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। और इस 42वें संविधान संशोधन हुआ कब? 1976। कब हुआ? 1976। 3 शब्द आए, एक आया भैया कौन सा? अखंडता, समाजवादी, और एक आया पंथ निरपेक्ष। कौन सा आ गया? पंथ निरपेक्ष। तो ये 3 शब्द आए और ये भैया केशवानंद भारती में सभी बात को मानने की। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे कह रहा है जनहित याचिका को किस जनक्षति के संदर्भ में दायर किया जाता है? कह रहा है कि जनहित याचिका को किस जनशक्ति के संदर्भ में दायर किया जाता है? तो बात समझें, वो कह रहा है कि जनहित याचिका को किस जनक्षति के संदर्भ में दायर किया जाता है? तो कह रहा है जन कर्तव्य के उल्लंघन से संबंधित क्षति, संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन से हुई क्षति, कानून के उल्लंघन से हुई जनक्षति, उपरोक्त सभी। तो हम भैया कह देंगे इनमें उपरोक्त सभी तो नहीं लग सकते। सबसे पहला क्या है? जन कर्तव्यों से उल्लंघन से संबंधित क्षति। ऑप्शन नंबर ए हुआ सही। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हुआ सही। अब हम बढ़ते हैं कहां? आगे की ओर। कहां बढ़ते हैं? आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहितवाद दायर किया जाता है? क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहितवाद दायर किया जाता है भाई? तो यहां पर आप देखिएगा पहली बात आर्टिकल नंबर, ऑप्शन नंबर 1 168। तो ये तो यही कहता है संविधान संशोधन। क्या कहता है? संविधान संशोधन। तो भैया यहां पर तो दायर नहीं हो सकता। अनुच्छेद 32, यहां पर आप देखिएगा एक उपचार है,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भैया पीआईएल तो आपके मौलिक अधिकारों का है और ये उपचारों में 5 रिटें आप देखोगे यहां पर आती हैं। कितनी रिट? 5 रिट न्यायालय जारी करता है और बी आर अम्बेडकर ने भैया इसको आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किसने भैया? बी आर अम्बेडकर ने। किसने कहा? बी आर अम्बेडकर। तो इसकी बात याद करें कि बी आर अम्बेडकर ने क्या कह दिया? संविधान की आत्मा कह दिया। क्या कहा? 32 की बात करेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और बी आर अम्बेडकर ने भैया इसको संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा कहा है। यहां पर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हो ना भैया। तो 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो भैया पीआईएल है तो भैया 32 है। क्या है? 32 तो है भैया। उल्लंघन में 226 से आप हाई कोर्ट जा सकते हो। कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। तो भैया आपका बी सी दोनों लग जाएगा। क्या? 32 से सुप्रीम कोर्ट जाओ। अगर पीआईएल दाखिल करनी तो यह भी याद रखिएगा कि अगर आपसे कह दे कि जो पीआईएल है वो कहां कहां दाखिल की जा सकती है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद हाई कोर्ट। तो पीआईएल कहां कहां दाखिल कर सकते हैं कि पीआईएल किन न्यायालयों में दाखिल कर सकते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन कर दे कि पीआईएल किन न्यायालयों में दाखिल कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बस 2 जगह, और कहीं दाखिल नहीं होगी भैया, और कहीं दाखिल नहीं होगी। सीधा जाओ। अगर आपके मामला मौलिक अधिकारों का है तो सीधे एंट्री मिलेगी भैया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। पर पहले इसीलिए आप देखोगे आपसे पूछता नहीं है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है। क्या? मौलिक अधिकारों का रक्षक। तो भैया मौलिक अधिकारों का जो रक्षक है, तो भैया मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो वो होता है भैया सुप्रीम कोर्ट। ये हुई बात। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब जब बढ़ते हैं आगे तो आगे देखिएगा, कह रहा है निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, तो अब देखिएगा अगली बात करते हैं। तो अगली बात कह रहा है निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग भाग नहीं है। बात समझिए, ये साफ साफ कह रहा है निम्न में से किस वाद में ये बात कही गई कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कही गई उद्देशिका। बात समझे, किसकी बात कर रहा है? उद्देशिका की बात कर रहा है। उद्देशिका की बात कर रहा है। उद्देशिका है क्या? तो उद्देशिका की बात करेंगे तो जो उद्देशिका है आप सभी को पता होगा 13 दिसंबर आप देखिएगा 1946 को पंडित जवाहरलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया और यही आगे चल के भैया प्रस्तावना बना। क्या बना? प्रस्तावना बनी। तो आप बताओ, सीधा कह दे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? तो 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया? तो भैया नेहरू लाए। कौन लाए? नेहरू लाए। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को भैया मान लिया गया संविधान सभा द्वारा 12 जनवरी 1947 कि भैया आपसे अगर कह दे कि जो संविधान सभा थी, कौन था? संविधान सभा, कि संविधान सभा ने भैया इस उद्देश्य प्रस्ताव को कम मान लिया तो 12 जनवरी 1947। ये पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946। तो यहां से आप देखिएगा अब ये कह रहा है किस वाद में इसको अंग ही नहीं कहा गया। कहा गया ये भाग ही नहीं है। क्या कह दिया गया? भैया ये भाग ही नहीं है। तो यहां पर भैया आपका ये वाला ऑप्शन नंबर 2 बेरूबाड़ीवाद 1960, इस बात को याद करिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। कहां बढ़ते हैं? आगे की ओर। तो अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्न में से कौन सा मामला महिलाओं के अधिकार से संबंधित नहीं है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अधिकार महिलाओं से संबंधित नहीं है। तो अब आप देखिएगा ये साफ साफ कह रहा है कि इसमें कौन सा मामला महिलाओं से संबंधित नहीं है। तो यहां पर याद रखिएगा संबंधित है। तो ये सभी मामले आप देखोगे महिला से संबंधित हैं।
ठीक है, तो आप देखिएगा यहां पर उपयुक्त डी लग जाएगा। ठीक, आगे चलिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिएगा निम्न में से कौन सा मामला चिकित्सा सहायता से संबंधित है? कौन सा मामला चिकित्सा सहायता से संबंधित है? साफ साफ कह रहा है भैया चिकित्सा सहायता से संबंधित है कि कौन से मामले में आप देखोगे चिकित्सा सहायता की बात की गई। तो यहां पर आप देखिएगा मिनर्वा मिल्स, इसके कई बात आ चुकी है। मद्रास राष्ट्र बनाम चंपाकम दो रजाई, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। और यहां से याद करिएगा जैसे बात की गई किसकी, स्वास्थ्य की, किसकी बात की गई, स्वास्थ्य। तो यहां से कभी कभी ये पूछा जाता स्वास्थ्य किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा राज्य सूची का विषय। किसका विषय, राज्य सूची का विषय। और इसकी एक योजना आप देखिएगा काफी बड़ी योजना चल रही है जिसे हम कहते हैं आयुष्मान, आयुष्मान भारत योजना। कौन सी, आयुष्मान भारत योजना। इसके तहत आप देखिएगा 5 लाख तक निशुल्क स्वास्थ्य बीमा है, 5 लाख तक निशुल्क स्वास्थ्य बीमा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि सड़क पर व्यापार करना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है, अपितु अनुच्छेद 19A के अंतर्गत मूल अधिकार है? बात समझे, वो साफ साफ कह रहा है कि अगर आप सड़क पर व्यापार करते हो तो वो मूल अधिकार 21 के तहत नहीं है, क्योंकि 21 में क्या कहा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 किसकी बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये बात आप देखिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आ गई। ठीक, आगे जब बात करेंगे तो यहीं पर आप देखिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आ गया। तो इसके बाद अब ये कह रहा है कि कौन सा मामला ऐसी बात करता है, तो यहां से आइएगा सोहन सिंह बनाम दिल्ली नगर निगम समिति, किसकी बात करेंगे। और ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ, आप देखिएगा ये 1978 में आएगा। आप देखोगे यही जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसमें आप देखोगे जीवन के अधिकार को आप देखोगे विस्तृत व्याख्या की जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे, तो आगे चलते हैं। इसके बाद अब इसके बाद चलते हैं 20, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में किसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया गया। बात समझिएगा, उसमें कह रहा है चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो भैया चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में आर्टिकल 21 की बात कर दे तो वो कह रहा है कि किसे मूल अधिकार घोषित किया गया। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आश्रय का अधिकार, किसका अधिकार, आश्रय का अधिकार जो है भैया यहाँ पर आप देखोगे चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में किसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आप देखोगे मौलिक अधिकार घोषित किया गया। एक बार मैं आपको सारा रिवीजन करा देता हूं और आप देखिएगा आपको पीडीएफ मैं दे दूंगा, तो पीडीएफ से भी कर सकते हो। आपको लगभग आप देखिएगा एक एक चीज मैंने एक एक बात चुना कि वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपके एग्जाम में चीजें आ रही हैं उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो आपको अगर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं तो मैं अपनी मेहनत को सार्थक समझूंगा। तो आइए, सबसे पहले क्या, विश्व में सर्वप्रथम किसे देश में लोकहितवाद जनहित याचिका की उत्पत्ति की गई, तो यूएसए में 1960। आगे बढ़ते हैं, तो अगला वाद है भैया लोकहितवाद का अर्थ होता है जनता के कल्याण के लिए वाद। ठीक है, आगे करेंगे तो भारत में लोकहितवाद की उत्पत्ति का वर्ष क्या है, तो भारत में भैया लोकहितवाद आया 1980 में। इसके बाद चाहो भारत में किस न्यायाधीश को लोकहितवाद का प्रणेता कहते हैं, तो न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर को। इसके बाद चलोगे तो आप देखिएगा निम्न में से किसी वाद में न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था पत्र के द्वारा भी उपचार प्राप्त कर सकता है मगर न्यायालय की इस उदारता का अनुचित लाभ नहीं, तो भैया एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। तो भैया मैं सबके पीडीएफ दे दूंगा आपको, धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे। तो आज यहीं पर क्लास को देंगे विराम और नेक्स्ट क्लास में भाई आपके लिए फिर आप देखिएगा एसआई के लिए मैं कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा। जो भी आपकी परीक्षा में चीज़ें पूछी जा रही हैं बस आप इनको करके जाएं और जो भी मित्र साथी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं, वो अच्छे से अपना एग्जाम करें। तो आज यहीं पर अपनी क्लास को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।